हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एंट्रोपिक की। तो अगर हम सेकेंडरी मार्केट शेयर सेल की बात करके चले तो एंट्रोपिक ओपन एआई से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन एआई कहने को तो भाई बहुत ही मोटी वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ निकालने की बात कर रहा है, बट जो सेकेंडरी शेयर सेल हो रही है वो उस लेवल पे नहीं हो रही है। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में बात करके चले तो एंट्रोपिक की वैल्यूएशन इस टाइम पे 130 से 150 बिलियन डॉलर के बीच में है, जहां पर ओपन एआई 90 से 120 बिलियन डॉलर के बीच में बैठा है। अब सेकेंडरी शेयर सेल का मतलब क्या हुआ? मैं ओपन एआई के शेयर होल्ड करता हूं। वो कैसे होल्ड कर सकता हूं? एक ये हो सकता है कि कंपनी ने मुझे ईसॉप ग्रांट किए थे। जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो कंपनी ने मुझे कहा देखो 1 लाख रुपए महीना दूंगा प्लस 1 लाख रुपए की ईसॉप्स दूंगा, मतलब एक तरह के शेयर्स दूंगा जिसको अगर तू ये कंडीशन मेट करेगा तो ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो शेयर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, मेरे पास में शेयर्स पड़े हैं। अब मैं उसको शेयर्स को बेचना चाहता हूं। एक तरीका ये है। दूसरा ये होता है जो कंपनी के फाउंडर्स है, स्टार्टिंग में मान लो मैंने कंपनी शुरू करी थी, मैंने फंडिंग रेज करी, बहुत कुछ किया, अब मेरे पास में मान लो 20% है। अब अपना 5% मार्केट में बेचना चाहता हूँ। वो बेच के मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। नॉर्मली जब हम पैसा रेज करते हैं तो पैसा कंपनी के अंदर जाता है। सेकेंडरी शेयर सेल के अंदर क्या होता है, वो पैसा मेरा हो जाता है। तो दूसरा तरीका ये भी है कि मैं जो फाउंडर्स है वो अपना बेचे। तीसरा इन्वेस्टर्स, और ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। फर्स्ट राउंड के अंदर एक इन्वेस्टर आया, उसने एक्स वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्ट किया। सेकेंड राउंड में कोई और आया, थर्ड राउंड के अंदर कोई और आया, और ये फर्स्ट वाला जो था उसने अपने कुछ शेयर्स इसको बेच दिए। तो ये नॉर्मली सेकेंडरी शेयर सेल के अंदर भी देखा जाता है। तो सिंपल सी बात क्या है, वैल्यूएशन आप कितनी भी फुला लो, बातें आप कुछ भी कर लो, बट रियलिटी ये है जब आप मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाते हो कितने रुपए के बिक रहे हैं, वही आपकी एक्चुअल वैल्यूएशन है। ओपन एआई 852 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस करने की बात कर रहा है, और जो इन्वेस्टर्स है वो अभी कतरा रहे हैं भाई, इस वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस भी करना चाहिए। क्योंकि देखो, ओपन एआई कहीं ना कहीं एक्स एआई एलॉन मस्क की जो कंपनी है उससे कंपीट करने का सोच रहा है। मुझे लगता है कोई कंपैरिजन नहीं है फिलहाल के लिए दोनों के अंदर। ओपन एआई अभी के टाइम पे तो बहुत बेटर है एक्स एआई के कंपैरिजन में, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन गेम्स में ओपन एआई को लगता है, या सैम ऑल्टमैन की ईगो है कि भाई हम ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट क्योंकि इतनी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है ओपन एआई के लिए, और यही होगा, आईपीओ निकालेंगे, रिटेल इन्वेस्टर को चेप देंगे, उसके बाद में निकल जाएंगे। वैल्यूएशन करेक्ट होके 200 बिलियन पे अगर आती है, अब मान के चलो 900 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ आया, जब आईपीओ उठेगा तो हो सकता है वो 1 ट्रिलियन भी कंपनी पहुंच जाए। घट के 200 बिलियन पे अगर कंपनी आ जाएगी तो हाल सोचो कितना बुरा होगा, कितने लोगों का लॉस होने वाला है। और यही रीजन है कि लोग कह रहे हैं कि इस टाइम पे टेक बबल बन रहा है, एआई बबल बन रहा है। अगर देखा जाए ओपन एआई को रन करने के लिए भी पैसे जलाने हैं। कंपनी लॉस कर रही है बहुत ज्यादा, तो उनको कॉन्स्टेंटली पैसा रेज करते रहना होगा। और यहां पर इन्होंने आईपीओ के अंदर भी एक स्ट्रैटेजिक चीज करने की बात करी थी, जो रिपोर्ट्स कह रही थी कि रिटेल का पोर्शन बढ़ा रहे हैं। मतलब रिटेल, आपके मेरे जैसे लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इंस्टीट्यूशंस कम आएंगे। हमारे जैसे जब लोग आते हैं ना मार्केट के अंदर, तो हमको उतनी समझ नहीं होती। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई सेकेंडरी शेयर में क्या हो रहा है। जो लोग समझ पाएंगे वो लोग नहीं करेंगे, पर बहुत सारे लोगों के पास तो ये फिगर्स ही नहीं है ना, पता ही नहीं है, तो उनको बहुत मोटा लॉस होता हुआ दिखाई देगा। बाकी ओपन एआई वाले प्लान तो कर रहे हैं कि वो एंटरप्राइज फर्स्ट कंपनी बने, क्योंकि एंट्रोपिक कहीं ना कहीं एंटरप्राइज को फोकस ज्यादा कर पा रहा है। तो ओपन एआई वाले कोशिश कर रहे हैं कि एंटरप्राइज पे हम ज्यादा फोकस करें ताकि एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बन पाए। बाकी भाई वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले तो 2020 से अभी तक 2 बिलियन डॉलर के ईसॉप लिक्विडेट होते हुए दिखाई दी है। ईसॉप्स का मतलब क्या हुआ? मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, कंपनी ने मुझे वादा किया था कि मैं तुमको शेयर दूंगा। वो जो वादा था वो ईसॉप है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब मेरे वो कंप्लीट होने थे, जो वादा था उसका कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। मेरा वेस्टिंग पीरियड था 4 साल का, 4 साल के बाद होने थे। बट कंपनी 2 साल में इतना ग्रो कर गई तो कंपनी ने ईसॉप बायबैक का भी ऑप्शन निकाल दिया। करंट कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुकी है, तो कंपनी ने मेरे को कहा कि भाई ये पैसे पकड़ो और मुझे ईसॉप वापसी कर दो। एक कंपनी के अंदर एक ईसॉप पूल होता है, 10% 15% का ईसॉप पूल होता है, जो कंपनी रखती है कि अपने अच्छा हाई टैलेंट एक्वायर करने के लिए हम ईसॉप रखेंगे। देखो, दो एडवांटेजेस हैं। एक तो आपको सैलरी कट वाला बंदा मिल सकता है, कोई बंदा जो ज्यादा सैलरी ले रहा है उसको कम में ला सकते हो ईसॉप देके। दूसरा, ईसॉप के चक्कर में बंदा कंपनी की तरफ ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। अगर आप कंपनी की खुद की इक्विटी होल्ड करते हो और कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
तो इस चक्कर में ईसॉप्स की तरफ लोग ज्यादा टिल्ट होते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि उस कंपनी के ईसॉप्स लेने हैं जो सर्वाइव करेगी। आपका वेस्ट पीरियड 4 साल का है और 4 साल के बाद कंपनी ही सर्वाइव नहीं कर पा रही तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि वो कंपनी शुरू हुई थी $2 बिलियन की वैल्यूएशन में पहुंची भी, और अभी वो एक फ्लैश सेल हुई है $100 बिलियन के ऊपर, और आपके ईसॉप्स की वैल्यू एकदम खत्म सी हो गई है। अगर ईसॉप बायबैक्स की बात करके चले तो Q1 ऑफ 2026 के अंदर ही आप देखो किन किन ने कितना कितना ईसॉप को बायबैक किया है। यहाँ पे कैश फ्री और क्राटिकल के डेटास बाहर नहीं है। बाकी ब्राउजर स्टैक में $125 मिलियन का बायबैक किया गया है, अनअकैडमी में $5.5 मिलियन का, और CoinDCX में $12.2 मिलियन का। अब यहाँ पर सवाल आ रहा होगा $5.5 मिलियन अनअकैडमी बहुत कम नहीं है, 50 करोड़ रुपए मान लो मोटा मोटी, बहुत कम नहीं है। देखो सिंपल सी बात यह है, कंपनी इतने कम में बिकी है, वैल्यूएशन इतनी नीचे चली गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो मिलता है ले लो, समझो ना। अभी कंपनी बिकी है, देखो होगी कंपनी की कभी $3.4 बिलियन की वैल्यूएशन, पर अभी तो 250 से $300 मिलियन के बीच में बिकी है ना। अब समझो किसी बंदे ने $1 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर ज्वाइन किया था, एक्चुअली जो वो एक्सपेक्टेशन करके बैठा था उससे तो नीचे कहानी चली गई ना। अब जो कंपनी बिकी भी है वो ऐसा नहीं बिका कि भाई पैसा आ गया, मतलब सेकेंडरी शेयर सेल टाइप हो गया कि अगर आपके पास में कुछ शेयर्स उसकी वैल्यू मिल रही है। आपको शेयर स्वैप मिला है, अनअकैडमी वालों को अपग्रेड के शेयर्स मिले हैं, ना कि पैसा मिला है। तो शेयर्स के बदले शेयर्स ही मिले हैं। तो जब कंपनी बेच रही थी उससे पहले भाई कई कई लोगों को फायदा हो जाए, तो इस चक्कर में ईसॉप बायबैक किया गया होगा। ये मैं अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बता रहा हूं आपको, क्योंकि 1-1 करोड़ के आसपास कुछ कुछ इंप्लॉइज को ऑप्शन दिया गया था, जो सुनने में आई थी खबर। बाकी मेटा की बात करके चले तो मेटा गूगल से आगे निकल गया है। अगर एड बिजनेस की बात करके चले, मतलब ज्यादा एडवर्टाइजर इस टाइम पे मेटा में बैठे। और नो डाउट अगर देखा जाए तो गूगल के पास में यूट्यूब है, यूट्यूब इज गुड, बट पिछले कुछ टाइम से हमने देखा यूट्यूब अब तड़प रहा है। लॉन्ग फॉर्म जो यूट्यूब का मोट होता था, लॉन्ग फॉर्म की अब वो वैल्यू नहीं रह रही है। यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, जहां पर ऑलरेडी मेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब रील्स जो इंस्टाग्राम पे चलती है, उनका एल्गोरिदम मेरे हिसाब से यूट्यूब से थोड़ा बेटर है, और इस नीच के अंदर और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब के पास में जो लॉन्ग फॉर्म की एडवांटेज थी उसको यूट्यूब ढंग से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा। इस चक्कर में यूट्यूब का बिजनेस नहीं आ रहा। सर्च एड्स का बिजनेस वैसे ही स्टेबल है, क्रोम से कुछ बन नहीं रहा है, बाकी जगह एंड्रॉइड पे आपको रोक दिया जाता है, ये नहीं करना वो नहीं करना। दूसरी साइड पे इंस्टाग्राम बूम कर रहा है भाई, वहां पे एडवर्टाइजर भागे जा रहे हैं। अब फेसबुक के ऊपर भी वो डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बंदों को पैसा दे रहे हैं कि भाई फेसबुक पे कंटेंट डालो। तो कहीं ना कहीं मेटा गेम को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चार्ट देखो समझ में आएगा किस तरीके से कहानी चल रही है। 2026 के अंदर मेटा थोड़ा सा आगे निकला है, 27 में बहुत आगे निकलेगा, 28 में और ज्यादा आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। प्रेडिक्शन के हिसाब से 2028 तक ऑलमोस्ट $18 बिलियन का फर्क हो जाएगा दोनों के बीच में। मेटा इतना आगे निकल जाएगा, बट कंडीशन ये है कि जैसा चल रहा है वैसे ही सब कुछ चलता रहे। यूट्यूब ने कहीं बाकी जगह पे ध्यान देना शुरू किया तो गेमर देखो, यूट्यूब के साथ एक और भी चीज हुई है, यूट्यूब ने प्रीमियम भी निकाला है, तो इस चक्कर में यूट्यूब का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वहां पे भी हिट हुआ हो। बाकी डेल और एचपी की बात करके चले तो 7% उनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मार्केट में खबर निकली हुई है एनवीडिया एक बड़ा एक्विजिशन कर सकता है पीसी स्पेस के अंदर। एनवीडिया एक बड़ा स्टेप लेने वाला है पीसी स्पेस के अंदर, क्या लेगा, किसको एक्वायर करेगा, नो आइडिया। तो दोनों बड़े प्लेयर्स थे, दोनों भागते हुए दिखाई दिए। एचपी 19% ग्लोबल मार्केट शेयर रखता है, डेल 17% के ऊपर बैठा है। कहीं ना कहीं एनवीडिया अपनी चिप भी बना रहा है, तो शायद वो दोनों कंपनीज में से एक की तरफ जा सकता है। अगर दोनों में से एक है तो मेरा एक एजुकेटेड गेस है डेल। ठीक है, वो क्यों है एक बार तुक्का सेट होने दो फिर बताऊंगा कि क्यों है। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 29 में अचीव करने की पिचिंग करी है। इनका जो कैश बर्न है वो घटता हुआ दिखाई दिया है, 850 से 900 करोड़ पे पहुंच गया Q4 के अंदर, जो कि पहले 1200 से 1300 करोड़ होता था कुछ क्वार्टर्स पहले। और जिस तरीके से कहानी चल रही है, ये फाइनेंशियल ईयर 28-29 में प्लान कर रहे हैं कि ब्रेक इवन अचीव करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर 29 के अंदर फुल ईयर प्रॉफिटेबिलिटी पैट लेवल पे अचीव करेंगे। बहुत टाइम है, आईपीओ आने वाला है, 3 साल लॉस में बैठना पड़ेगा, और हमारा पैसा रेस करके, मतलब मार्केट से अच्छा खासा पैसा रेस करके उसको बहुत ज्यादा लेवल पे बर्न भी करेंगे ताकि मार्केट कैप्चर करे। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 11,000 से 12,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है भाई। ज्यादातर प्राइमरी होगा, मतलब जो पैसा रेस किया जाएगा वो डायरेक्टली कंपनी के अंदर डलेगा। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो 25 से 30% है क्वार्टर बाय क्वार्टर, जो कि बहुत अच्छा है। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने अपने डार्क स्टोर्स नहीं बढ़ाया है, उसके बावजूद भी अपनी ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ाई है। मतलब
जो डार्क स्टोर के ऑपरेशन लेवल एफिशिएंसी है उसको बेहतर कर रहे हैं। बाकी जस्ट डायल की बात करके चले तो क्वार्टर 4 का उनका प्रॉफिट 37% घटता हुआ दिखाई दिया, 100 करोड़ के ऊपर भाई पहुंच गया। कंपनी का रेवेन्यू 6.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के जो एक्टिव पेड कैंपेन्स है वो 3% बढ़ते हुए दिखाई दिए। एबिटा इनका 3.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर। एबिटा मार्जिन इनका 28.9% के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स सही है, बट कंपनी उस लेवल पे ग्रो करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है ये जो जस्ट डायल इंडिया मार्ट है, उतनी जरूरत नहीं है लोगों को। मतलब फ्री अकाउंट लिस्ट करो, जितना पैसा वहां खर्च कर रहे हो उतना अपनी वेबसाइट पे खर्च करो, ज्यादा बेटर रिटर्न रहेगी। और अब एआई वाली दुनिया में तो ये चीज पॉसिबल भी है। बाकी इंडियन एआई स्टार्टअप ट्रैक चेक की बात करके चले तो वो $8 मिलियन रेस कर रहे हैं अपने सीरीज ए राउंड के अंदर। ये लोग एआई एजेंट बनाते हैं जो कि हायरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं, जहां पे टैलेंट की सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सब कुछ एजेंट के थ्रू हो पा रहा है। मुझे लगता है स्क्रीनिंग वगैरह एआई कर देगा, बट जो बंदे की क्वालिटी चेक करते हैं, पूरी बैक टेस्टिंग करानी है, वो एजेंसी लेवल पे हो तो बेटर है। क्योंकि कई कई जगहों पे फिजिकल टच होना चाहिए। मतलब एक्स कंपनी से बात करना, वहाँ के मैनेजर से बात करना, वेरिफिकेशन बाकी कराना, भी ह्यूमन लेवल पे होना चाहिए अभी के लिए तो। क्योंकि सब कुछ अभी एआई नहीं कर सकता, हर चीज की एपीआई नहीं है ना। आपको किसी का घर का एड्रेस वेरीफाई करना है, वही ऐसे थोड़ा ना कि अब ओटीपी से कर दोगे या कोई एपीआई दे देगा। बाकी अमेजॉन इंडिया की बात करके चले तो 4,000 करोड़ मुंबई डेटा सेंटर के अंदर वो लगाने का प्लान कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़े लेवल का डेटा सेंटर बनाया जा रहा है जो 49 एकर्स के अंदर होने वाला है। 4-7 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी जहां पे डेटास के ऑपरेशंस करे जाएंगे। बाकी पावर और वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। बाकी इंडिया के अंदर मान के चलो अब डेटा सेंटर की होड़ लगने वाली है। अब इस चक्कर में एनर्जी की भी डिमांड आएगी। जैसे अभी हमने देखा ना, डेटा सेंटर बढ़ा जिस चक्कर में रैम के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए और उसकी फिर कंपनी के प्राइस भागे, वैसे ही मान के चलो एनर्जी भी बढ़ेगी, डेटा सेंटर बढ़ेगा। तो वेट एंड वॉच। बाकी भारत पे की बात करके चले तो उनके को फाउंडर ने रिजाइन कर दिया भाई। नया वेंचर की शुरुआत करने वाले हैं वो। शाश्वत जी ने छोड़ा है कंपनी को। अभी वो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर रहने वाले कंपनी के। 1 मई के बाद में वो सब छोड़ देंगे। तो क्या फ्यूचर रहेगा भाई भारत पे का समझ में नहीं आता। अश्विनी ग्रोवर जी को भी निकाला गया था, ये भी छोड़ के जा रहे हैं। कंपनी अब किस डायरेक्शन में जा रही है पता नहीं। बाकी पर्सनली बताऊं, मेरे को भारत पे के बारे में ज्यादा नहीं पता था शार्क टैंक आने से पहले। अश्विनी ग्रोवर जब आए थे तब मुझे भारत पे का पता लगा था। बाकी ईरान गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने $270 मिलियन के वॉर डैमेज एस्टिमेट किए है अभी तक। कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्शन हुई है, लोगों के घर को उड़ा दिया गया है, इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और सर्विस को नुकसान हुआ है। तो इस चक्कर में $270 मिलियन का नुकसान हुआ है। कई जगह पे मैं पढ़ रहा था कि भाई अब ये जो साइन करी जा रहा है, पीस टॉक के बारे में बात करी जा रही है, उसके अंदर कुछ कुछ डील रखे। ईरान कह रहा है भाई मेरे पैसे दो भाई जो खर्चा हुआ है। यूएस भी कुछ चाहता है। अब ये जो खबरें निकल के आ रही है ना, मतलब ये मानने का मन नहीं करता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाली बातें है ना। रिपोर्ट ये कह रही है कि यूएस ने 20 साल का यूरेनियम फ्रीज मांगा है और ईरान मना कर रहा है। ईरान 5 साल तक एग्री करने के लिए तैयार है, मतलब वो सिंगल डिजिट के अंदर आ जाएगा, बट वो ज्यादा मांग रहे हैं। पहली चीज, मुझे नहीं लगता ईरान 5 साल भी वेट करना चाहेगा। ठीक है, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है ईरान पहले ही इतना कुछ खो चुका है। अब मतलब कहते हैं ना कि जब सब कुछ चला गया तो दिक्कत क्या है। बाकी रिपोर्ट्स कह रही है कि पीस टॉक हो सकती है, सब कुछ सही हो सकता है, बट वही अभी मिड वीक चल रहा है ना, इसलिए अभी कोई बात नहीं है। सैटरडे संडे पता लगेगा क्या करनी जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, उसी टाइम सब कुछ होता है। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम से तो आपने ये अजीब इत्तेफाक देखा होगा ना कि अचानक ही मार्केट जब क्लोज होने लगती है उसी के आसपास कुछ अनाउंस होता है, उसी के आसपास सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है। बाकी ईरान वॉर के चक्कर में इंडिया का जो ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर है उसको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि भाई एलपीजी के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, गैस सप्लाई में इशू आ रहा है। हजारों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर जाने लग गए भाई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर माइग्रेंट वर्कर अपने घर जा रहा है तो वो एक दिन के लिए नहीं जा रहा, वो छुट्टी बनाने के लिए जा रहा है। जिनकी फैक्ट्री चलती है उनको पता होगा, अगर कोई गाँव जाता है तो वो गाँव 1 महीने 1.5 महीने के लिए जाता है। मतलब 1-1.5 महीने तक फैक्ट्रियां ठप, सारा बिजनेस रुकता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस कैसे होगा। बाकी हमारी गवर्नमेंट 1200 करोड़ डेली बेसिस के ऊपर कमा रही है, जो फ्यूल एक्सपोर्ट टैक्स लगाया गया है उसके ऊपर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया से अगर तुम फ्यूल को एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं और उससे इतना पैसा अर्न होगा। अभी कुछ टाइम पहले एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर हिट होना था। तो कहीं ना कहीं 1200 करोड़ रुपए वहां से कमा लिए, बैलेंस आउट कर दिया। कंपनियां रोती रहे, सब रोते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो
आपने ऑयल मंगाया, अब ऑयल को आप प्रोसेस इंडिया के अंदर कर रहे हो, बाहर बेच रहे हो, जहाँ आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब आप बाहर बेचने के लिए जा रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारा प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है भाई, प्रॉफिट का टुकड़ा हमको दो। अब तुम देश के अंदर बेच रहे हो, तो वहां पर गवर्नमेंट कह रही है तुम इससे ऊपर नहीं बेच सकते, तो तुमको हर सेल के ऊपर लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है तुम लॉस झेलो। अब अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये अच्छी बात है, बट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कितनी बुरी बात है। जहां पर आप पैसा कमा सकते हो वहां पैसा नहीं कमा सकते, जहां पर आपको कुछ प्राइस राइज करना है, जहां पर लॉस हो रहा है उसको रोकना है, वो रोकने नहीं दिया जा रहा। तकरीबन 32,000 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर किया है, अभी ये जो सीन चल रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट के हिसाब से। मतलब इतने सारे लोगों के पास में पीएनजी सप्लाई आ गई है। क्या ये उतना बड़ा नंबर है? पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, बट चलो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बाकी अगर हम आईपीएल की बात करके चले तो आईपीएल 26 के अंदर जो टीवी एड की वॉल्यूम है 3% घटती हुई दिखाई दी है। हम तो बात कर रहे थे क्रिकेट का, भाई आरओआई बढ़ रहा है, ये पूरा स्पोर्ट्स जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सबको अच्छा है, बट एड रेवेन्यू घट रहा है, ये तो फिर गलत बात हो गई ना। देखो कहानी क्या हुई है, बहुत सारे पहले एडवर्टाइजर्स थे, अलग अलग सट्टे प्रमोट कर रहे थे, अलग अलग चीजें कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा एड चलाते थे, पर अभी क्या है, नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स कम हो गए, जो कंपनीज है उनके बजट बढ़ गए हैं, जिसके चक्कर में ओवरऑल ये नंबर नीचे दिखाई दे रहा है। तकरीबन 31% एडवर्टाइजर्स घटते हुए दिखाई दिए है, 22% कैटेगरीज घटती हुई दिखाई दी है, माउथ फ्रेशनर इस कैटेगरी को लीड कर रहा है। बाकी इसी के साथ में हमारी ये आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।